दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्हें हम आदित्य दीक्षित के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं और पत्रकार भी हैं और समाज सेवी नेता भी हैं। डॉक्टर जो डॉक्टर जावेद साहब जी हैं, की अदालत में किसान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ हमारे सबके अग्रज नेता भी हैं। जनता पार्टी इनका लिए स्वागत करते हैं। वरिष्ठ नेता हैं और कानपुर की धरती से विराजमान हैं, जो हमारे साथ भाई हमारे बड़े डॉक्टर भी हैं, बड़े भाई भी कहते हैं और पत्रकार भी हैं, डॉक्टर भी हैं। आरसी कमल साहब और राजनीतिक डॉक्टर इनका घर भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रामनाथ गोविंद के परिवार के हैं, इसलिए बड़ी हस्ती है और हम आपके बीच में अब तक जानते हैं। आज की डिबेट है कि वर्तमान में विराजमान है, जो हमारे साथ भाई हमारे बड़े डॉक्टर बड़े भाई भी कहते हैं और आज बड़ा डिबेट है, क्या सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के रद्द पर जूता फेंका जाना और भारतीय जनता पार्टी सरकार चुप रहना क्या न्याय संगत है या गलत? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? क्या ये मानवीय आधारों की हत्या नहीं है? इस तरीके का जघन्य अपराध करने वाले पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है और चुप्पी साधे हुए है और पूरे दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज में बुद्धिजीवियों में आक्रोश है। इस मुद्दे को लेकर के अब तक टीवी चैनल ने विस्तार से इस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहे हैं। तो हमारे साथ हम सबसे पहले हमारे मेहमान हैं भाई डॉक्टर साहब जावेद साहब जी। जावेद साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो घटना हुई, हमारे सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया, इससे बड़ी घटना एक लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। रह गई भाजपा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी निंदा जरूर की, लेकिन उनके किसी नेता ने या पार्टी के अध्यक्ष ने इसकी निंदा नहीं की है। और ये सीजीआई पे जूता नहीं था, ये भारत की न्याय व्यवस्था पे जूता था और भारत के लोकतंत्र पे जूता था। हमारे आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज के लिए हम उसका एक अलग वे में नहीं जा सकते ना। मतलब हमारे विचार आपसे नहीं मिल रहे हैं, हमारा सोचने का ढंग अलग है, आपके सोचने का ढंग अलग है, लेकिन हम किसी को जूता तो बड़ी चीजों में गाली भी नहीं दे सकते हैं। ये अभद्र व्यवहार, उसके लिए भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए। ये तो बड़ा दिल है हमारे सीजीआई साहब का, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, वरना अगर दूसरा कोई मामला हुआ होता तो स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट, आज भी एक जज ने कहा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, बार काउंसिल ने जरूर उनकी सदस्यता खारिज कर दी है, लेकिन सिर्फ उनकी सदस्यता खत्म करने से ये जूता जो फेंका गया, लोकतंत्र में जूता फेंका गया, ये वो अदा नहीं हो सकता है। इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए हमारे हिसाब से, जिससे और लोग जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो देश में विद्रोह में पैदा करना चाहते हैं, उस पर रोक लग सके। ये हमारी पूरी सुप्रीम कोर्ट से भी मांग है और भारत सरकार से भी मांग है। जी बिल्कुल सही कहा। एक सज्जन ने लिखते हुए आपकी बात पर लिखा है कि भाजपा अक्सर ऐसे मामलों पर सीधी प्रतिक्रिया देने से बचती है। न्यायपालिका संविधान और दलित समाज से जुड़ा हो, क्योंकि इस बयान देने से राजनीतिक नुकसान भी भाजपा का हो सकता है। कड़ी प्रतिक्रिया देने से दलित समाज नाराज हो सकता है, पर ऐसे चुप रहने का मामला स्वतः शांत भी हो सकता है। यही रणनीति कई बार अपनाई जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक दोहरा चरित्र है। जहां पर सीजीआई पर जूता फेंकता है, वहीं पर आरएसएस का कार्यकर्ता उस अपराधी को, उस वकील को छुड़ा करके ले जाया जाता है। ये भाजपा की दोहरी चाल चरित्र दिखाई देता है। ये भाई जो लिख रहे हैं, ये भाई सीतापुर से लिख रहे हैं, डॉक्टर सुमन जी लिख रहे हैं भाई, ये बात कहा। अब हमारे बीच में डॉक्टर आरसी कमल साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइए, जिस तरीके का जूता फेंका गया और पूरे देश में निंदा चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने का कार्य किया गया, वो बहुत ही अमानवीय और निंदक है। मैं उसकी अवहेलना और घोर निंदा करता हूं। इसलिए हमारे देश में बहुत लोग
नेता हैं और वो लोग अपने हिसाब से सदन के अंदर कोई भी बात दलित समाज की नहीं उठाते हैं। और सीजीआई के ऊपर जो हमला हुआ उसका भी आज तक कोई भी कमेंट किसी भी नेता ने नहीं किया। यहाँ तक कि हमारी मायावती की भी जो अभी रैली थी उन्होंने भी अपने मुखार बिंदु से कोई भी शब्द सीजीआई के विषय में नहीं दिया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मेरे समस्त नेताओं को ये चाहिए कि समाज में दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है चाहे वो किसी भी समाज के हों उनको घोर निंदा करनी चाहिए। आपका कहना है निंदा करना चाहिए और मायावती पर भी लोगों का निशाना था कि बसपा आएगी और रैली आएगी 9 तारीख को है, सीजीआई साहब पर दलित उत्पीड़न पर गंभीर बोलेगी, परंतु बसपा चुप्पी साध लिया। कहीं ना कहीं दलित समाज में इस बात को लेकर के कुंठा है और दलित समाज उनसे नाराज एक तबका दिखता जा रहा है जागरूक। अब हमारे साथ भाई आपको डॉक्टर साहब रोकते हुए हमारे बीच में भाई जगदीश सर जी हैं, वो जो किसान कांग्रेस के नेता भी हैं और बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, समाज के विचारधारा के हैं और वकील भी हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा जो इस तरीके का हुआ, मायावती जो दलितों की नेता कही जाती हैं या दलित समाज की प्रिय नेता मानी जाती हैं, आज भी उनका दलित समाज में क्रेज है, मगर सीजीआई जैसे दलित पर अपमान होना या दलितों की पीट पीट करके हत्या कर देना, भाजपा सरकार की चुप्पी साधे जाना और कुछ न बोलना, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है या फिर कुछ और। हम जानना चाहते हैं आपका क्या राय है। आपने जो अभी हाल की घटनाओं का वर्णन किया उसमें एक जो और महत्वपूर्ण घटना है जो कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी के सुसाइड की घटना, उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं आप। वो भी इस चीज का लक्षण है कि जब इस तरह का समाज हो जाता है, इस तरह की सरकार हो जाती है और इस तरह की मीडिया हो जाती है कि उसे मानव में भेद करना शुरू हो जाए, तो वो जो एक परिस्थिति आती है उसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर, डिप्रेशन जिस तरह से होता है और उसका खामियाजा जो पूरे समाज को और परिवारों को झेलना पड़ता है, ये बहुत ही चिंतन का विषय है। हाँ, जूता फेंका जाना, सीजीआई पे फेंका जाना और सीजीआई का माफ कर देना उनका बड़प्पन की है। साथ ही साथ एक चीज है कि सरकार प्रधानमंत्री के माध्यम से एक खेद व्यक्त किया जरूर है। आप ये देखिए कि उनको छोड़ा के ले जाने वाला बीजेपी पार्टी का प्रवक्ता था जो उनको लेके वापस जा रहा था इंटरोगेशन से वापस, और साथ ही साथ जो अन्य जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जहां इसकी चर्चा एक अलग पैटर्न से हो रही है और पूरा जहर वाले पैटर्न से हो रही है, वो ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं और ऐसे हैंडल्स पे, ऐसे सोशल नेटवर्क्स पे एक बहुत ही घिनौनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। और यहां तक हम कहेंगे कि वो शब्द हम आम बोलचाल में नहीं इस्तेमाल कर सकते, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। और कानूनी रूप से देखा जाए, हाँ ठीक है, उन वकील साहब पे होना चाहिए, पर क्या उन वकील साहब पे होना चाहिए और नहीं होना चाहिए के बीच में सोशल मीडिया पे जो गंदगी फैला रहे हैं उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनके ऊपर और तगड़ा दंडात्मक कार्रवाई होने की जरूरत है, क्योंकि ये जहर फैला रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपराध किया और उसके साथ उस अपराध को समर्थन देने वाले, जहर फैलाने वाले लोग उससे भी ज्यादा दूषित कार्य कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो सरदार पटेल ने गांधी हत्या के बाद जो परिस्थिति आई थी उसमें संघ और संघ के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी, जेल भेजा था। अभी प्रधानमंत्री जी कह भी रहे थे कि गुरु गोलवलकर को जेल डाला गया गलत तरीके से नहीं, सरदार पटेल ने जैसी जरूरत थी उस हिसाब से
तुरंत गोलवलकर जी को जेल में डाला था, क्योंकि जहर फैला रहे थे। गलती एक से हुई, लेकिन उस एक गलती से कई गुना बड़ी गलती ये एक तंत्र कर रहा है। उस तंत्र को कंट्रोल करना, उसको उसके ऊपर अंकुश लगाना अत्यंत जरूरी है, नहीं तो ये प्रभाव, ये दुष्प्रभाव बहुत ही व्यापक हो जाएगा। और हमको याद है कि लोहिया जी ने कहा था, लोहिया जी का कथन हमको याद है, जब उन्होंने कहा था ये सिर्फ हिंदू मुसलमान में बंटवारा नहीं करेंगे, ये जब भी सत्ता पाएंगे, जब भी अवसर पाएंगे, तो वर्ग वर्ग में, जात जात में, प्रांत प्रांत में ये झगड़ा कराएंगे। और आज हम आप देख रहे हैं लोहिया जी की वो बात सही हो रही है। अंबेडकर जी जो सोच रहे थे, जान रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे, वो सही हो रहा है कि कितना भी अच्छा कानून बना लीजिए, लेकिन अगर कानून का रखवाला अगर सही नहीं होगा, इंटरप्रिटर्स ऑफ लॉ अगर सही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ अगर सही नहीं है, तो अच्छे अच्छे कानून भी धज्जियां उड़ जाते हैं। आपका कहना है कानून उड़ जाती। एक सज्जन ने बहुत अच्छा कमेंट लिखते हुए लिखा है, दलित समाज के लिखा है, और एक सज्जन है, अपने आप को उन्होंने शूद्र लिखा है, शूद्र लिखा है। बहुत उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा है, और उन्होंने जो कमेंट लिखा है शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लोकसभा की 543 सीटों में 131 सीट उस समुदाय के लिए सुरक्षित है जिस समुदाय से देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवाई आते हैं, अर्थात 131 सांसद SC/ST समाज के हैं, मगर चीफ जस्टिस गवाई पर जूता फेंकने का प्रयास किया गया। परंतु इन सब गुलाम आज भी चुप्पी साधे हुए हैं, या तो सत्ता के लालच में, या तो लाल बत्ती के, या फिर कहीं न कहीं अपनी तिजोरी भर रहे हैं। ऐसे मक्कारों को वही जवाब देना चाहिए जिस तरीके से गवाही साहब को उस मक्कार ने दिया है, ऐसे मक्कारों को हमारे समाज के लोग देना चाहिए। ये शूद्र समाज के लोगों ने मांग किया है, कहा है कि जैसे हमारे आज 131 सांसद हैं, अगर सदन में बोल पड़ते तो शायद उस साहस नहीं होता उस पर जूता फेंकने की, मगर आज 131 सांसद कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं और सुरक्षित सीट पर जीत करके गए हैं, और कहीं न कहीं मंत्री बने हुए हैं, कहीं कहीं लालीपाप कर रहे हैं, मगर बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को, समाज को भी जागने की जरूरत है। अभी एक बताया कि भी डॉक्टर आरसी कमल साहब ने बताया कि बड़ी दुख की बात है कि बहन जी ने बड़ी रैली किया, और ये रैली में ऐसा लग रहा था कि दलितों की बात होगी, समाज हित की बात होगी, मगर बहन जी ने नहीं बोला। अब हमारे बीच में भाई आदित्य जी हैं, जो वर्तमान में बहुत सम्रांत व्यक्ति हैं, और इनका एक उस हैसियत से हैं जो आरएसएस के पैटर्न से हैं। इनके पिताजी आरएसएस से जुड़े थे, और यहाँ तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे इनके यहाँ जाया करते थे। और या इतना नहीं, इनका आज भी कद है। भाई मैं जानना चाहूंगा कि जो देखिए जी, जो आज एक जूता फेंका गया, ये कहां तक सही था और कहां तक गलत है, और फिर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लेना, ये क्या न्याय संगत है? ये जूता फेंकने की जो घटना हुई, आपने पूछा कहां तक सही और कहां तक गलत, तो सही तो ये 0% भी नहीं जी, सब गलत है जी, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश पर एक अधिवक्ता जूता फेंके, ये अति निंदनीय बात है जी। और इसी प्रकरण में एक बहुत सही भी बात हुई है जी। ये जज और वकील दोनों एक परिवार हैं। यदि वकील अधिवक्ता ना हो तो जज का महत्व नहीं, और यदि जज ना हो तो अधिवक्ता 0। जी बड़ा घृणित काम किया अधिवक्ता ने, लेकिन जज साहब ने, मुख्य न्यायाधीश ने उसको वैसे माफ कर दिया जैसे राम ने कभी कहा था, ये विभीषण आ गए शरण में राम की, तो विभीषण को उन्होंने बना दिया लंका का राजा। इसके बाद सुग्रीव जी ने कहा
कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, अगर कल रावण आपकी शरण में आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? उन्होंने कहा आप धैर्य धारण करिए, यदि रावण की बुद्धि ठीक हो जाती है और वो अपने कर्म को वापस ले लेता है, शरण में आ जाता, तो उसे लंका का राजा मैं नहीं बना सकता, लेकिन अयोध्या अभी बाकी है, रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। उस भाव पर चलिए गगोई जी, उनका नाम है साथ राम कृष्ण गगोई। राम और कृष्ण वो दोनों हैं, और ऐसे माफ कर दिया तो हम जगदीश जी की बात का और समर्थन करते हैं। इस प्रकरण को जो मीडिया और तूल दे रही है, गलत उस पे बयानबाजी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जब गगोई जी ने खुद उस विषय को समाप्त कर दिया, पटाक्षेप कर दिया और कह दिया यह भूला हुआ इतिहास है, इस पे हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते, तो मीडिया को भी गलत अनर्गल बयानबाजी इस पे नहीं करनी चाहिए। देखिए बात आप सही है, अगर बात नहीं करना चाहिए, अगर इसी जगह पर, अब बात बड़ी विषम स्थिति है, अगर इसी जगह पर कोई दूसरी समुदाय का व्यक्ति बैठा होता तो शायद जूता नहीं फेंका गया होता। अगर इसी जगह पर तमाम ऐसे जजमेंट आए दलितों के खिलाफ, ऐसे तमाम लोग आए दलितों के खिलाफ, जो हम चुप्पी साधे रहे, दलित समाज ने किसी भी प्रकार की अवहेलना नहीं किया, दलित समाज में किसी प्रकार का आक्रोश नहीं आया। दलित समाज अनपढ़ होते हुए भी, एक कहावत है कि दलित समाज आज भी अनपढ़ है, दलित समाज आज भी पढ़ा लिखा नहीं है, मगर वो किसी भी प्रकार की कुकृत्य या गलत घटना का अंजाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि गलत करना गलत है, मगर ये सोची समझी हम ये कह सकते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि भाजपा की सोची समझी साजिश है, चाल है, जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि गवाई साहब लगातार संविधान की बात कर रहे थे, लगातार आरक्षण की बात कर रहे थे, लगातार बुलडोजर को रोकने की बात कर रहे थे, लगातार उन्होंने जो भी फैसला दिया वो न्याय संगत था। उन्होंने कहा, जब वो अपील डालने गया, जिस पर उन्होंने मुद्दे छेड़ा है उस पर वो डालने गए, कहा भाई हम आपके लिए व्यक्तिगत कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, अगर हम मंदिर बनाने के लिए देंगे तो कल हमें मस्जिद देना पड़ेगा, अगर हमें मस्जिद देने के लिए करेगा तो कल हमको बौद्ध मत के लिए देना पड़ेगा, हम एक धर्म विशेष के लिए नहीं देंगे। फिर वो आहत कैसे हुआ? आहत तो दलित को होना चाहिए था, आहत तो बैकवर्ड को होना चाहिए था, जिनकी झोपड़ियां उजाड़ दी गई। मगर माफ कर देना, या जज साहब कह दे माफ कर दे, मुख्यमंत्री पर कोई गाली दे देता, टिप्पणी कर देता, मुख्यमंत्री नहीं बोलता, मगर वहां का कानून व्यवस्था उसे जेल भेजता। मगर शर्म की बात तो आती है कि वहां की पुलिस पकड़ती है, दिल्ली की पुलिस, और पकड़ने के बाद दिल्ली की पुलिस पकड़ती है, पकड़ने के बाद उसे चाय और नाश्ता कराती है। अब आप क्या कहेंगे जी? नहीं, ये चाय नाश्ता सर इसलिए कराती है क्योंकि गगोई साहब ने क्या, इसको ससम्मान छोड़ दिया जाए, उसका कोई अपमान न किया जाए, उसको गगोई साहब के आदेश को वहां के प्रशासन ने माना। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी ने कह देते हैं, अभी आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री जी कुछ कह देते, कोई कार्रवाई न किया जाए, मगर उसको जेल भेज दिया जाता है। कानून का उन्होंने कहा माफ कर दिया जाए, मगर कानून का क्या काम था? कानून का क्या था? और एक बात और रही बात, आदित्य जी ने कहा कि राम जी ने माफ कर दिया था, लेकिन उन्होंने गलती मान ली थी कि हम गलत हैं। रावण अगर अपनी गलती मान के हमारे पास आएगा तो हम उसको अयोध्या सौंप देंगे, लेकिन हमारे वकील साहब राकेश किशोर ने गलती नहीं मानी, उसको कह रहे हमने जो किया वो सही किया। अब इन दो बातों में डिफरेंस है। वो अभी भी अपनी बात पे कायम है कि मैंने जो किया है, उन्होंने अपमान किया था हमारे सनातन का, हमने सही किया है। और उसको सपोर्ट करने वाले हिंदुस्तान के जो लोकतांत्रिक संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो भी उनके सपोर्ट में खड़े हैं। अभी घटना जो इंदौर में हुई है, वकील साहब में जो घटना घटी है, उसके जब गिरफ्तार हुए तो हमारे वकील समुदाय के लोग सड़क पे आ गए उनको छुड़ाने के लिए। तो क्या हमारे गोगोई जी की जो मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के संविधान के इसमें रक्षक हैं, क्या उनके समर्थन में हमारे वो वकील नहीं आ सकते थे? इसका जवाब देना पड़ेगा। मतलब ये एक संकीर्ण मानसिकता की एक बात है। डॉक्टर साहब, हम तो कहते हैं ऐसा देश का कोई नागरिक नहीं है जो इसमें गगोई साहब के विपक्ष में हो।
कोई भी ऐसा नहीं कह रहा होगा मैंने एक छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति पे प्रहार कर दे, ये घर की व्यवस्था नहीं है। आपने सुना नहीं अभी जगदीश जी क्या कह रहे थे कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो वर्ड इस्तेमाल भी नहीं किए जा सकते हैं, तो ये उनके पक्ष में लोग खड़े हैं तभी तो लोग कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट है, कहीं कहीं तो सपोर्ट है उनको। इसी बात में उस व्यक्ति की भी तो मैं निंदा कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। यही सब आग यही लोग पैदा कर रहे हैं। भाई एक घटना घटी और गगोई साहब ने उसे माफ कर दिया, हालांकि आहत यही घटना और रामायण में घटी थी, अंगद भी आहत हो गए थे रावण की बात से ही, और उन्हें बड़ी बड़ी चैलेंज रख दिया था। तो कोई राकेश जी भी कोई आहत ही हुए होंगे, ये है। लेकिन जो कदम उन्होंने उठाया ये अति निंदनीय है, ये कतई नहीं उठना चाहिए। उनको पश्चाताप भी नहीं है ना, बात समस्या ये, मतलब वो अपनी विचारधारा पे कायम है कि हमने जो किया वो सही किया। नहीं ये बहुत बड़ी निंदनीय बात। अब जी जगदीश सर, देखिए एक चीज यहाँ और जरूरी है समझना कि वो रिट पिटीशन थी क्या। मूलतः अगर देखा जाए तो वो रिट पिटीशन को सिर्फ खारिज ही नहीं करना था, उसमें कॉस्ट भी लगाना चाहिए था गवई साहब को। गवई साहब ने बड़ा दिल दिखाया कि कॉस्ट नहीं लगाया, गवई साहब ने बड़ा दिल दिखाया कि दंड भी नहीं दिया उनके गलत व्यवहार पर। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बात ये जरूर होती कि दंडित नहीं किया, पर अगर ऐसी रिट कोई और विषय पे होती तो कॉस्ट लगाई जाती। ये एक बेहूदी रिट थी। बेहूदी रिट इस नाते थी कि कोई चीज अलग अलग विभाग का दायरा होता है। एक मूर्ति अगर किसी तरह से खंडित है तो अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है तो वो उन्हीं से परमिशन, उन्हीं के माध्यम से सारा गतिविधि होना चाहिए। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास कोई एप्लीकेशन, कोई वो चीज नहीं दिया था, सीधे यहाँ ले आए थे। क्या औचित्य था इसको एंटरटेन करने का? और एंटरटेन न करना, उसको खारिज करना, खारिज करने के बाद कॉस्ट लगाना, ये सारी उसकी नॉर्मल प्रवृत्ति होती है, नॉर्मल जो गति होती है वो यही होती है। गवई साहब ने ये नहीं किया। गवई साहब ने उनको बस अवॉइड किया कि चलिए हटिए, दूसरा चीज देखा जाए। लेकिन ये अड़े उसके बाद बेहूदी बात तर्क करना शुरू किए। हाँ, जब आप बेहूदी तर्क करेंगे तो एक आध शब्द इधर उधर निकल सकता है, होगा, चलिए कुछ भी निकला, पर वो कोई ऐसे शब्द नहीं थे जो कि ये समझा जाए किसी धर्म के खिलाफ की टिप्पणी। अब उसे सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि धर्म के खिलाफ टिप्पणी हुई। नहीं जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ा दिल लगातार दिखाया। उन्होंने एक उनकी उम्र देख के दिखाया हो या कोई भी मुद्दा देख के दिखाया हो, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। अब ये तो एक प्रकरण आ गया। अब दूसरा प्रकरण जो आता है वो ये आता है कि ये सारी घटना होने के बाद सरकार का और सरकार के साथ साथ सरकार के जो राजनीतिक दल की सरकार चल रही उनका क्या दायित्व था, ये एक बात। दूसरी बात आती है कि उस सरकार में जो दल हैं, समर्थक दल हैं, जैसे चिराग पासवान जी, जैसे मांझी साहब, जैसे और भी सारे, ये सारे जो नेता हैं जो अपने अपने बिरादरी को, अपने अपने दल को नेतृत्व दे रहे हैं, इनका क्या रोल था? क्या उनमें से किसी ने भी सरकार के विरुद्ध या सरकार के इस कार्रवाई में शिथिलता के ऊपर कोई स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण चीज है जो बड़ा ही लोकतंत्र के लिए चिंतन का विषय है। आप किसी बिरादरी के नेतृत्व की बात करते हैं, कहते हैं ये मेरा वोट बैंक है। चिराग पासवान जी के लिए कह रहा हूं, जितिन मांझी के लिए कह रहा हूं, इसके साथ ही साथ वो सारे विधायक, वो सारे सांसद जो अपने अपने क्षेत्र से, शेड्यूल कास्ट सीट से आते हैं, और वो तो छोड़िए जो शेड्यूल कास्ट सीट से नहीं आ रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट सीट से नहीं भी आ रहे हैं पर
ऐसे दल से आ रहे हैं जहां उनको वो वोट मिल रहा है, उन बिरादरियों का सपोर्ट मिल रहा है, उनका क्या दायित्व था? ये भी चलिए एक बार हटा लीजिए, इसको भी हटा लीजिए। अब नॉर्मल तौर पे कहिए कि ये लोकसभा में, सदन में ये विधेयक बनाते हैं और विधायिका का दायित्व है कि न्यायपालिका की भी संरक्षण दे। उन्होंने क्या किया? नियम टूट रहा था, धज्जी उड़ रही है, लेकिन सत्ताधारी दल, सत्ताधारी पार्टी प्रोत्साहित कर रही है इससे, और ये प्रोत्साहन लगातार वर्ग संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है। कोई भी चीज, देश की अखंडता, समाज में समरसता, समाज में जो असंभाव है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। सत्ता आती है जाती है, पर अगर समरसता, बंधुत्व अगर टूट जाता है, पीढ़ियां लग जाती है जोड़ने में। ये बंधुत्व पे हमला हो रहा है, ये समरसता पे हमला हो रहा है, और जब ये बंधुत्व और समरसता पे हमला हो रहा है तो संविधान पे ही नहीं, भारत के भविष्य पे, भारत की अपने होने के, भारत की सोवरेनिटी पे हमला होगा। ये चीज सोचना होगा, और अगर इसे नहीं सोचा जा रहा है तो गैर जिम्मेदार लोग बैठे हैं सत्ता में, गैर जिम्मेदार लोग बैठे हैं लोकसभा में, गैर जिम्मेदार लोग बैठे हैं तमाम सारी विधानसभाओं में। चिंतन का विषय ये है। इस बात को आप पुष्टि करते हैं कि जिस समय घटना घटित हुई, पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरएसएस का बंदा उन्हें छुड़ाता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं दीक्षित जी, क्या उन्होंने छुड़ा के ले गया, गलत किया या सही किया? इस तरीके के लोग क्या प्री प्लानिंग के तहत घटना कराते हैं? नहीं, कतई छुड़ाना ही नहीं चाहिए, नहीं छुड़ाना चाहिए। अगर छुड़ा लेंगे तब उन्हें क्या सजा देनी चाहिए? लोकतंत्र में क्या सजा होनी चाहिए? क्या वो अपराधी को अपराध, देखिए आईपीसी सीआरपीसी के तहत अगर वो अपराधी को संरक्षण देता है तो वो अपराधी हो जाता है। तो क्या वो जो आरएसएस का बंदा था, जो छुड़ा के ले गया, जो पुलिस के साथ उनके साथ जा रहा है, तो क्या ऐसे में आरएसएस की प्री प्लानिंग के तहत कार्रवाई की गई, घटना घटी? क्या उन धाराओं में उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए? जी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ये प्लानिंग तो हमें कोई नहीं लगती, ये बहुत बड़ा घृणित कार्य है। ये तुरंत ठेस पहुंची, जैसे हमने अभी अंगद रावण ने अनर्गल राम को कुछ कह दिया तो अंगद को ठेस पहुंच गई, और उसने तुरंत कह दिया, क्या बात करते हो आप, इतने शक्तिशाली हो, अगर तुम में से कोई योद्धा मेरा चरण हटा दे तो मैं राम सीता को हार जाऊंगा, लेने नहीं आऊंगा। इतनी बात आहत होकर उसने कह दी। तो आहत हुए होंगे कुछ राकेश जी, आहत होने में एक घटना घट गई होगी, कोई प्लानिंग तो हमें नहीं लगती इसमें, कि प्लानिंग लगती होती तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती राकेश की ये काम करने की। मुझे तो पूरा लग रहा है, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्री प्लानिंग के तहत हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो पुलिस पकड़ती है, तुरंत आरएसएस के बंदा पहुंच जाता है। वो अब ये आरएसएस का बंदा को ये नहीं बोला है कि इन्होंने गलत किया, इसे जेल भेजा जाए, ये कोई नहीं बंदा कह रहा, मगर छुड़ाने के लिए पहुंच जाता है। नहीं सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा इस घटना कहने से नहीं होता, देश के प्रधानमंत्री थे, उनको ये तत्काल कह देना चाहिए था कि इस तरीके के घृणित कार्य करने वाले के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा लिखना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैंने गवाही से हालचाल पूछा, और अभी हालचाल पूछ लेने से वो दुख का कारण नहीं हुआ। हाल पूछने से आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया के, लोकतंत्र के आप स्तंभ हैं, आप उसके पिलर हैं, और आपने कार्रवाई नहीं कहा। हालचाल पूछ लेने से क्या होता है? जी सिद्धार्थ जी, एक बात आपने कही, सिद्धार्थ जी आपने एक बात कही कि छुड़ा ले गए। नहीं जी, छुड़ा नहीं ले गए, पकड़ा ही कौन था? पकड़ा ही नहीं गया, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बड़ी विडंबना तो ये है कि पूछताछ के लिए ही बुलाया था, पकड़ा ही नहीं गया। अगर अन्य कोई परिस्थिति होती तो पकड़ा गया होता। ये देखिए निर्लज्जता है, ये देखिए संवेदनहीनता है कि पकड़ा ही नहीं गया, कोई कार्रवाई हुई अगर
तो सिर्फ पूछताछ की हुई, एक बात। और दूसरी बात जो एक चीज आप कह रहे हैं, तो ये देख लीजिए कि वो जो जजमेंट हुआ था या जो प्रकरण था कोर्ट वाला, वो दूसरे पहले हो चुका था और उसके कई दिन बाद ये जूता वाला प्रकरण आया है। वो केस जो था वो पहले हो चुका था, उसमें समय बीत गया, कई दिन बीत गया, उसके बाद ये प्रकरण आया। तो ये प्लानिंग ही था, ये घर से प्लान्ड थे कि आज हम ये घटना करेंगे। अगर उसी दिन की बात होती तो ये माना जा सकता है कि आहत हुए और तुरंत उन्होंने ऑन द हीट ऑफ द मूवमेंट ही एक्टेड एज सच। पर नहीं, वो तो घटना हो चुकी। अब इसके बाद, और वहां अलग अलग काउंसिल थे, उसके बाद ये वकील साहब आए हैं और ये वकील साहब हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये अपनी सोसाइटी में, सोसाइटी वालों ने भी कंप्लेन इनके खिलाफ किया। सारी चीज के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, शायद आप ध्यान दिए हो तो, इन वकील साहब ने, देखिए इसको प्लानिंग कहते हैं, क्या प्लानिंग है। जिस तरह से गांधी जी को जब गोली चलाई गई थी तो ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कंफ्यूजन क्रिएट हो, अगर पकड़ा जाए या कुछ हो तो कंफ्यूजन क्रिएट हो कि कौन है। जनेऊ पहन के नहीं गए थे जो चितपावन वहां नाथुराम गोडसे, अपनी वेशभूषा बदल के गए थे, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए गए थे। उसी तरह इसमें भी घटना होने के बाद वो माननीय वकील साहब, माननीय शब्द जरूर लगा दूंगा क्योंकि वकील तो है ही हैं, तो लगा दे रहा हूं, दिल से नहीं निकल रहा है माननीय, पर वो वकील साहब ये कह रहे हैं मेरी भी तो, हम भी तो दलित हो सकते हैं। अपनी बिरादरी को वो छुपा रहे हैं और दूसरी बिरादरी दलित होने का एक स्वांग रच के ये बताना चाह रहे हैं कि दलित भी आहत हो सकता है और हम दलित होके आहत हुए। और आप देखिए डिबेटों में बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, अभी तक इतने दिन, इतना समय हो जाने के बाद भी ये लोग, वो सवर्ण बिरादरी के हैं, इस चीज को फ्रंट में लाने से रोक रहे हैं, वो छुप रहे हैं कि ये भी दलित बिरादरी का था और इन्होंने डाल दिया, तो ऐसी बात नहीं, दलित इशू नहीं है। तो ये जगदीश सर, शातिर प्लानिंग है। जी जगदीश सर, अब हमारे बीच में दीक्षित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी भी नहीं याद आ रही है, जबरदस्ती मेरे साथ की जगदीश सर हमारा वक्त ले रहे हैं। मैं बताइए, अगर उनके अपनी माइक म्यूट करते हुए। जी तो भाई जगदीश जी वयोवृद्ध हैं, अब इनको लगता होगा प्लानिंग है, मुझे नहीं लगता कोई प्लानिंग है। तो इस पे हम, चलिए, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता है, आपको नहीं, दीक्षित जी इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आप उस दलित की बस्ती से, आप उस दलित के उस स्वभाव से, उस सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद भी उस समाज, जो घृणित समाज है, जिसे वो घृणा दृष्टि से देख रहा था, जिसे उसे आज भी वो दलित दिखाई दे रहा है, उसे स्वीकारें। हम बीच में कल जरा डॉक्टर जावेद से पूछ लें, वो क्या प्री प्लानिंग नहीं था, बताइए जरा दीक्षित जी। देखिए, प्री प्लानिंग तो लगता है पूरी तरीके से। वजह हम उसकी बता दें कि जब वो बरेली वाली घटना हुई, आई लव मोहम्मद वाली, वो जो प्रकरण जगदीश जी बता रहे हैं, वो प्रकरण हो चुका था। आदमी आक्रोश में आएगा तो वो एट ए टाइम आता है, ये मेडिकली प्रूव है कि जब आदमी को आवेश आता है, तो जब घटना घटित होती है तो तुरंत आवेश में आता है, वो उसने घटना घटित कर दी। लेकिन वो प्रकरण खत्म हो चुका था। बरेली में बिल्डोजर चला, मॉरिशस में थे हमारे सीजीआई साहब, उन्होंने मॉरिशस की सरकार में बोलते हुए कहा कि बिल्डोजर वाली घटना, मतलब बिल्डोजर से सरकारें नहीं चलनी चाहिए। दूसरे दिन जूता फेंका गया। दूसरे दिन जब वो दिल्ली आए हैं और एक मतलब जो है मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, उसमें जूता फेंका गया। तो वो प्रकरण की तो बात अलग है, लेकिन हमें तो ये लगता है ये आवेश वही है कि जो मॉरिशस में हमारे सीजीआई साहब ने बोला कि सरकार नियम और कानून से, संविधान से चलना चाहिए, कानून से चलना चाहिए, बिल्डोजर से सरकारें नहीं चलती हैं। ये बात मॉरिशस में बोले थे और दूसरे दिन उनको जूता फेंका गया। तो ये पूरी प्री प्लान्ड है, वो घटित घटना नहीं है। जो
जो प्रकरण बताया जा रहा है कि वो विष्णु जी को उसने जो जगदीश जी बता रहे थे, वो 5-6 दिन पहले घटना घटित हो चुकी थी, तब उनको गुस्सा नहीं आया। फिर उनको घर में सोच के गुस्सा आया, तब वो जूता फेंकने आए। तो ये तो प्री प्लान्ड है। हम इसमें तो जगदीश जी के साथ हैं और हमें लगता भी है। आप बताएं, हर छोटे बड़े मुद्दे पर हमें प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हमारे जो आरएसएस के मोहन भागवत जी बोलते हैं, आरएसएस का बंदा छुड़ाना गया और आरएसएस के एक बंदे से आज तक निंदा नहीं हुई है, एक गलत काम हुआ है, तो आपको बड़े होने के नाते आप कहते हैं हम अभिभावक हैं। आरएसएस के हमारे जो संयोजक हैं वो कहते हैं हम अभिभावक हैं देश के, हम देश की अखंडता के साथ हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो है देश के जो एक स्तंभ पे घटना घटित हो जाती है और एक निंदनीय, एक उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया कि ये घटना भारत में जो है एक सीजीआई पे जूता फेंका जाना ही निंदनीय है, तो इसको आप क्या समझेंगे? और उन्हीं का बंदा आरएसएस का बंदा ही छुड़ा के लाता है, तो इसको क्या आप कहाँ से जोड़ के देखेंगे? डॉक्टर साहब, सुधांशु त्रिवेदी जी ने घोर निंदा की है। मैं जगदीश सर, यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा मैं इतिहास में थोड़ा पीछे चला जाऊं। इतिहास में नहीं, वर्तमान में आइए। इतिहास तो बहुत बड़ा इतिहास। जी 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 इतिहास नहीं, अब हमारे बात सुनिए, पहले सुन लीजिए। अब इनके यहाँ कब जाएगा, इनके यहाँ कब जाएगा बुलडोजर? प्रश्न ये खड़ा है, इनके घर बुलडोजर जाएगा या नहीं? हम डॉक्टर साहब के प्री प्लान का जवाब देना चाहते हैं। जी, एक ब्राह्मण जाति के तुलसीदास जी संत हैं। हाँ, उसी काल में एक नाभादास जी संत हुए जो अति दलित थे और तुलसीदास से बहुत विद्वान थे। जगदीश जी, तुलसीदास जी का मन हुआ चलो नाभादास जी के यहाँ चले जाएं, उनके दर्शन कर लें। तुलसीदास जी जाति के ब्राह्मण और वो अति दलित नाभादास जी। तुलसीदास जी उनकी कुटी में पहुंच गए। नाभादास जी गदगद हो गए तुलसीदास जी को देख करके। भाई प्लान तो यही था मिलने का दोनों का। अब नाभादास जी ने तुलसी के तो इतना प्रसन्न हो गए, अरे तुलसीदास जी हमारे यहाँ गए, एक तो विद्वान और ब्राह्मण, मैं किस प्रकार उनकी सेवा सत्कार करूं। संत सदैव निर्धन हुआ करते हैं, धन से उनका कोई मतलब संतों का होता नहीं है। कहा कि कुछ है ही नहीं हमारे पास। कहा केवल एक जिस पात्र में दाल उन्होंने बनाई थी, बटुलोई में थोड़ी दाल बची है, और गए दाल की बटुलोई ही लेकर के आ गए तुलसीदास जी के सामने। दाल किस पात्र में दी जाए ये पात्र ही नहीं, क्योंकि इतना विभोर थे और तुलसीदास को देख करके वो बटुलोई रखी, अंदर कोई पात्र लेने चले गए। तब तक तुलसीदास जी ने, इतिहास ये कहता है कि नाभादास जी के जूते में वह दाल डाल करके उन्हें पी ली। सर बताए क्या वो प्री प्लान था तुलसीदास जी का? मैं तुलसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूं। अगर ये प्री प्लान नहीं था, मैं देखिए इतिहास क्या था मैं बता दूं। आज जो क्षत्रिय हैं, जिनको क्षत्रिय कहा जाता है, बुद्ध को आज 10वां अवतार बता रहे हैं। उन्होंने नास्तिक बता दिया गया बुद्ध को। बुद्ध ने कहा कि पाखंड को नहीं मानना चाहिए। बुद्ध को जिस तरीके से उन्होंने बताया, तो आज वो लोग नहीं मानने को तैयार हैं बुद्ध को। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने सही कहा, और बुद्ध दलित नहीं थे, छात्र। उन्होंने केवल बात कही, वो क्षत्रिय समाज के थे, और उन्होंने दलित, और यहां तक कि उन्होंने कहा कि ये नास्तिक है। इतना नहीं, देखिए इतिहास क्या कहता मैं नहीं जानता हूं। आज गवाई साहब उनके पक्ष में होते, ऐसा नहीं है। तमाम ऐसे दलित जज हुए हैं जिनका भाजपा गुणगान करती है। इतना नहीं, वो अभी मैं बता दूं, लखनऊ के डीजीपी दलित समुदाय से थे, जीतने के बाद बीजेपी के गोद में बैठ गए, बीजेपी के गुणगान करने लगे। उनको कोई वो नहीं दिखाई दिया, उनको कोई बुराई नहीं दिखाई दिया, उन्हें केवल दिखाई दिया, उन्हें केवल उनकी बात मानो। अगर गवाई साहब उनकी बात मानते, गवाई साहब उनकी आदेशों को पालन करते, शायद वो अभी डॉक्टर साहब जो कह रहे थे वो बात करते, तो शायद उनके पर ये घटित घटना नहीं घटती मेरे हिसाब से। जी डॉक्टर साहब आप बताइए। आरसी कमल जी अपनी माइक खोल लीजिए।
आपने माइक बंद कर रखी है, जी बताइए। सर। जी मैं CGI वही पे वही वही कह रहा हूँ, जो आक्रोश अरे आता है जिसे डॉक्टर हम डॉक्टर डॉक्टर आरसी कमल साहब से पूछ लें, क्योंकि ये दलित नेता हैं और क्योंकि भाई पूर्व राष्ट्रपति के परिवार से हैं, तो इसलिए मैं उनका भी वक्तव्य ले लें। जी बताइए साहब। CGI गवई के ऊपर जो जूता फेंकने का मामला हुआ, जी क्या जी हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं अनुसूचित जाति के, क्या वो उसमें उठा नहीं सकते प्रकरण को? आज तक किसी भी नेता ने उस प्रकरण को नहीं उठाया और बिल्कुल उसको नीचे कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि इस तरीके से हमारे समाज के जितने भी लीडर्स, सांसद, विधायक हैं और वो इस तरीके के कार्यों की अवहेलना नहीं करते हैं, तो दोबारा क्या उनको इस तरीके से सदन में भेजा जा सकता है? यदि इस तरीके के कार्य करते रहेंगे तो हमारा समाज कैसे विकसित होगा? जी इसलिए मैं सभी आप से नहीं नहीं, आपका प्रश्न आज का है कि जो गवाई साहब पे जूता फेंका गया, जो गवाई साहब पर हमला हुआ, ये सोची समझी रणनीति है या सोची समझी साजिश? जी ये सोची समझी रणनीति नहीं, ये किसी ऐसे शब्द को लेकर के वो राकेश शर्मा जी उत्तेजित हो गए, जिसकी वजह से आवेश में आकर के उन्होंने ऐसा कार्य कर डाला। मेरे हिसाब से आपने उत्तेजित की मानते हो? हम तो मानते हैं प्री प्लानिंग थी। मेरे हिसाब से तो प्री प्लानिंग अगर होती तो सभी लोगों को मालूम होता, जैसे आदरणीय आदित्य जी ने कहा था कि महात्मा गांधी के ऊपर जो है गोडसे ने प्री प्लानिंग के आधार पर आए और इस तरीके से भेष बदल करके उन्होंने ऐसा कार्य किया, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई भेष नहीं बदला, वकील के हिसाब से आए और ऐसा कोई प्रकरण चल रहा होगा, ऐसा संवैधानिक बातचीत चल रही होगी जिससे वो उत्तेजित हो गए और उस उत्तेजना में क्रोधित होकर के उन्होंने ऐसा कार्य कर डाला। एक कोर्ट के अंदर आदमी वेश बदलना ही हो गया। आपका कोई केस तो लगा नहीं था भाई, किशोर जी का कोई केस नहीं लगा हुआ था, ये तो दूसरे केस की सुनवाई चल रही थी। ये वेश बदल के वहां एक मानसिकता के तहत वहां पहुंचे और वेश बदलना ही कहेंगे भाई? कोर्ट में आप तो वकील बन के ही जाएंगे ना, अभी कोर्ट में आप नेता बन के नहीं जा सकते ना, तो वो वेश बदल के ही गए हमारे हिसाब से। और पूरी मतलब उसके साथ एक प्री प्लान था, और ये आवेश आता है तुरंत आता है। जैसे आपको किसी ने गाली दे दी तो आपको तुरंत गुस्सा आएगा ना। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि एक मंच से प्रधानमंत्री जी की माता को गाली दी गई। अब भाई सारे पूरे देश ने निंदा करी, सड़क जाम हुआ, भारत बंद हुआ, लोग सड़कों पे आए और लोग जो है उसके लिए जो है निंदा की उसकी। लेकिन क्या गवाई जी के लिए सड़कों पे नहीं आया जा सकता था? या मामला किशोर जी का नहीं, उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन मामला उस मानसिकता का है कि वो मानसिकता कब मरेगी कि हम लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे और संविधान की रक्षा करने वालों की ऊपर हम जूता फेंकते रहेंगे? संविधान को ना मानने की जो मानसिकता है वो खत्म होगी। हम संविधान पे चलना नहीं चाहते हैं ना। अब जो मानसिकता है वो जूता कोई एक किसी की बेइज्जती करना नहीं था, वो एक मानसिकता के तहत जूता फेंका गया। मेरे विचार से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर करके और उनको जेल जाना चाहिए, और अगर वो जिससे दूसरे लोग जो है वो सबक लें कि ये घटना नहीं घटित होनी चाहिए। हमारा एससी समाज आंदोलन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बिल्कुल एसी अच्छा, समाज का ये हिंदुस्तान अब का नागरिक को चाहिए कि हमारे वो बीच नौशाद त्यागी जी मेरी आवाज सुने? मान्यवर सुन रहा हूँ। हाँ, कृपया माइक म्यूट न करिए और कैमरा म्यूट न करिए, क्योंकि माइक करने से आपका जो स्थान है वो रहता है। डॉक्टर साहब, जावेद साहब, आप भी कृपया म्यूट न करें। जो भी है आदित्य साहब जी, आप भी, क्योंकि आप भगे नहीं डिबेट से, क्योंकि डिबेट है, डिबेट में सत्य सहना पड़ेगा। ठीक है भाई, बताइए जो इस घटना हुई है, जूता फेंका गया, इस पर जो किसान है उस पर क्या बात को लेकर के निंदा चल रहा है? आदित्य साहब कृपया सामने आने कष्ट करें। जी बताइए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये कोई पहली घटना नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई है, ये जी जो जितने भी सम्मानित लोग हैं वो तो न्यायाधीश हैं,
बहुत जी। बड़ी एक इनकी जो है गरिमा है। जैसे हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि में अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, बहन इकरा हसन जो सांसद चुन के गई थी, जी। उनके खिलाफ भी अब भट टिप्पणी हो जाती है और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये जो सरकार है इसको संविधान का किसी भी सिस्टम में ये नहीं पता कि संविधान होता क्या है, ना इन लोगों ने संविधान पढ़ा है। ये जी। संविधान के बाहर सरकार चल रही है। ये हम सब की कमी है, जनता की कमी है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं, ऐसी सरकार को चुन लेते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि संविधान से चलना चाहिए। सरकार रहती कहाँ है? आप एक बात बताऊं मैं आपको, इतने बड़े बड़े बात बात हादसे इस हो पर चल जाते रही, हैं। नौशाद त्यागी जी, बात इस चल रही है, सरकार की बात चल रही। ये जो घटना हुई है, जूता फेंका गया है, ये क्या न्याय संगत वहीं है? पर आ रहा हूँ, क्या ऐसे वहीं घटना पर करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? मैं वहीं पर आ रहा हूँ मान्यवर। मैं लेकिन थोड़ा जी। सा ये गिनवा रहा हूँ कि इस सरकार में ये पहली बार नहीं हुआ है, तो इस सरकार जी। में कोई कार्रवाई होगी ही नहीं, क्योंकि ये सोची समझी एक साजिश के तहत होता है सब कुछ। प्री प्लानिंग होती है इन लोगों की है। जी। आज देश की जनता इतनी जागरूक है, सब जानती है, सब पहचानती है। जितने हमारे बंधु भाई बैठे हैं डिबेट में, तभी तो मैं यही कहूंगा ये प्री प्लानिंग है। इसके प्री प्लानिंग के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब से पहले भी कितने जज बैठे होंगे, कितने वकील वहां पे मुकदमे लड़ते होंगे। कभी किसी जज के ऊपर वकील ने जूता फेंका है कभी अब से पहले? 70 सालों में, 75 सालों में? इसी जी। सरकार में क्यों? तो जी, ये बड़ा बहुत प्रश्न बड़ा है मुद्दा है, जी। अहम मुद्दा है। और दलित समाज को क्या, मैं तो ये कहूंगा हर एक समाज के व्यक्ति को सड़कों पे आना चाहिए आना चाहिए, और उनके बिल्कुल। खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। जी। अब डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? जावेद साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जो नौशाद भाई कह रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये दलित समाज की बात नहीं है, ये देश की लोकतंत्र और लोकतंत्र व्यवस्था की बात है और देश के संविधान की बात है। इसमें दलित नहीं, सबको सड़क पे आना चाहिए और ऐसी कार्रवाई कराना चाहिए वकील साहब के साथ कि दूसरा कोई हिम्मत न कर पावे। कि जज तो बहुत बड़ी चीज हो गई, एक आम आदमी पे भी जूता नहीं फेंका जाना चाहिए। आपकी अगर आपकी कोई मानसिकता आपकी बात नहीं मानता है, आपकी मानसिकता का नहीं है, आपके विचारों का नहीं है, तो आपको सब जूते से मारेंगे भाई, जूता फेंकेंगे उसके ऊपर। जज साहब तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इस मानसिकता के खिलाफ लड़नी चाहिए, ये एक मानसिकता के तहत किया गया है। तो ये प्री प्लान के तहत मानसिकता के खिलाफ है। जी, जगदीश सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर हमारे बीच में आदित्य साहब इसकी सफाई देंगे। जी, बताइए। देखिए, सड़क पे आने वाली बात तो हाँ बिल्कुल, सड़क पे आंदोलन होना चाहिए। तो और वो आंदोलन सिर्फ सीजीआई साहब के प्रसंग पे ही नहीं, वो वाल्मीकि जो रायबरेली का है जिसको पीट बिल्कुल पीट सही के है। मारा गया, वो और जो एक आईपीएस अधिकारी हैं जो डिप्रेशन ऐसी परिस्थिति लाई गई, जातिगत आधार पर उनका उत्पीड़न हुआ और जिसके नाते उनको सुसाइड करना पड़ा। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक एक षड्यंत्र चल रहा है और यही षड्यंत्र को फासिज्म कहते हैं, यही षड्यंत्र को मनुवाद कहते हैं। और इसके खिलाफ सड़क पर तो जो आवाज आनी ही चाहिए, पर साथ ही साथ जो विभिन्न संगठन हैं, संगठनों का काम सिर्फ सड़क पे लड़ना ही नहीं है। सीजीआई साहब ने भले ही माफ कर दिया हो, पर भारत की सारी कोर्ट जिस पर इस पर मुकदमा किया जा सकता है, संगठनों को अलग अलग जगह अलग अलग कोर्ट पे अगर आहत हैं तो इस बात को न्यायिक प्रक्रिया में न्यायिक विमर्श में लाना जरूरी है। अगर मोदी जी को क्या कहा क्या नहीं कहा उसको घुमाकर राहुल जी की सदस्यता खींची जा सकती है, तो इतनी घृणित बात समाज में चल रही है, विघटन की बात चल रही है, तो जो जो हैंडल्स, जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो जो आरएसएस के मेन प्लेटफॉर्म पे भी जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा का उत्तरदायित्व तो समाज के अंदर कहां तक पहुंचेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया में लाकर उनको जवाबदेह ठहराना पड़ेगा, उनको दंडित करना पड़ेगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो सिर्फ सड़क के आंदोलन से
बस 2 बार आप सड़क पे आए, बात खत्म नहीं, ये न्यायिक प्रक्रिया में आना चाहिए। और वो पूरे जो सिस्टमिक हैं, वो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, वो जो नेता, जो संघ के सारे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, सबको अलग अलग जगह संज्ञान में लेकर संगठनों को न्यायिक प्रक्रिया का दंड दिलाना चाहिए। जी, बहुत सही आपने कहा। और भाई आदित्य दीक्षित जी, अब आपकी बारी है और फिर हमारे डॉक्टर साहब जी उस पर कहेंगे। और जी कि हम जगदीश जी की बात का समर्थन करते हैं। उन्होंने दंडनीय काम किया है, राकेश जी ने दंडनीय काम किया, उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन जिसको दंड देना है उसी ने कहा निर्दंड हो, अब आपको कोई दंड की आवश्यकता नहीं। आप प्रशासन से कह दिया कि तुम चाय पी के जाओ, अपना जूता भी ले जाओ। तो बहुत इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस पे इसके हम समर्थन में नहीं हैं, अपने सब लोग समर्थन में हैं तो अलग बात है। मैं एक अदालत का एक पुराना दृष्टांत कुछ हमें ध्यान आ रहा है। एक बंधु 302 के मुलजिम होकर के आए जगदीश साहब जी 302 के मुलजिम, और उन्होंने कोई अपना वकील नहीं किया। सरकार मैंने 302 किया है, मुझे जो चाहो सजा दे दो। जज साहब से ही कहा, जज साहब ने कहा नहीं, अपने समर्थन में कुछ जो कहना चाहो कह दो तुम। तो वो जज साहब को तुरंत गाली बकने लगे माँ को। अरे जज, अदालत में जज साहब को माँ की गाली बक रहा है। जज साहब ने तुरंत उसको अरेस्ट कराया। कहें सर मैंने 302 किया है, इन्होंने मेरी माँ का अपमान किया है इसलिए 302 किया है, और जज साहब ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो जो निर्णय हो वो जज साहब के अधीन होना चाहिए। हम तो उनके निर्णय का समर्थन करते हैं। देखिए बिल्कुल आप करें जज साहब। ये सीजीआई साहब का पर्सनल बात नहीं है, पर्सनली उन्होंने भले माफ कर दिया हो। और ये जो वकील साहब हैं, ये एक व्यक्ति नहीं है, पूरी मानसिकता के प्रतीक हैं। और वो पूरी मानसिकता का जो मानसिकता प्रोत्साहित हो रही है, उस मानसिकता पर प्रहार, न्यायिक प्रहार करना जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा पूरा देश विरोधित है, एक प्रसंग है। वो व्यक्ति अकेले कोई बहुत मायने नहीं रखते। अगर वो अकेले मायने रखते तो वो जो वाल्मीकि को जो मार डाला गया, वो जो आईपीएस को सुसाइड करना पड़ा, इसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे हम लोग जब तक इस मानसिकता पर प्रहार नहीं होगा, इस मानसिकता को हतोत्साहित न किया जाए, तब तक इलाज नहीं हो सकता। अभी सिर्फ प्रोत्साहन मिल रहा है, सरकारी प्रोत्साहन मिल रहा है, इस सत्ताधारी दल का प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। जी मैं इसी बीच कहना चाह रहा हूं, एक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता लिख रहे हैं, रामचंद्र पटेल जी लिख रहे हैं लखनऊ से। अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना एवं सभी को आमंत्रित किया जाता है। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, अंबेडकरवादी, बहुजनवादी, संविधान प्रेमी, समतावादी, धम्मवादी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं समस्त लोक बंधुओं से अपील की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय के भीतर एक मनुवादी तत्वों द्वारा मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंककर हमला करने की कोशिश की गई, न केवल शर्मनाक है बल्कि लोकतंत्र, संविधान, न्यायपालिका की मर्यादा पर सीधा प्रहार है। यह कृत्य संविधान और कानून शासन को चुनौती देने के समान है। इस घटना की कड़ी निंदा और न्याय की गरिमा की रक्षा के उद्देश्य से एक निंदा सभा, जन जागरूक मार्च आयोजन किया गया है। आगामी 13 अक्टूबर दिन सोमवार प्रातः 1:30 बजे सामाजिक परिवर्तन स्थल निकट बेगम हजरत महल पार्क मार्ग, सामाजिक परिवर्तन चौक से हजरतगंज डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा तक पैदल मार्च, कार्यक्रम, जनसभा और ज्ञापन दिया जाएगा। इस अवसर पर सभी जनपद, प्रदेश एवं क्षेत्र की समस्त अंबेडकरवादी, समतावादी, संविधानवादी, धम्मवादी एवं जो संविधान, समता और मानवता के प्रेरक हैं, सभी को सादर आमंत्रित किया जा रहा है।
आपकी सक्रिय सहभागिता ही न्याय की गरिमा और संविधान की प्रतिष्ठा में सशक्त बनाएगी। निवेदक समस्त आम जनता एवं सामाजिक संगठन एवं बुद्धिजीवी, इन्होंने अपील किया है। वहीं पर रायबरेली से एक सज्जन ने लिखा है कि कल 10 तारीख को वहां पर भी इस तरीके का एक आयोजन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। तो पूरे देश में आक्रोश है इस बात को लेकर के, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर सरकार, जिसे हम कहते हैं केंद्र की सरकार, चुप है। और ये बड़ी मानवीय आधारों पर एक गिरती हुई जनाधार है। अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर दलितों का उत्पीड़न चरम सीमा पर। ऐसा क्यों? दीक्षित जी, ये आंकड़े बताते हैं। ऐसा क्यों? क्या जानबूझ करके वहां बढ़ाए जाते हैं या जानबूझ करके दलित उत्पीड़न कर लेते हैं? क्या मामला है भाई? अब बहुत तो नहीं देखा, लेकिन हम अपने क्षेत्र में जो देख रहे हैं, हम तो दलितों के समर्थक हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई सर। मैं आपकी व्यक्तिगत घटनाएं की बात नहीं कर रहा, 5 राज्यों की बात कर रहा हूं। 5 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक घटनाएं घटित हुई हैं दलितों की। आप समझे जी? बताएं सर। तो ये अगर राकेश जी की जांच तो होनी ही चाहिए। अगर जांच में कहीं न कहीं कोई पुट लगता है, इनकी कहीं प्लानिंग है, तो इनको दंड भी अवश्य मिलना चाहिए। क्योंकि हम जगदीश जी की बात से समर्थन है कि इसकी पुनरावृत्ति तभी रोकी जा सकती है जब वो व्यक्ति दंडित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। डॉक्टर जावेद जी, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी। ठीक है कि इस मानसिकता के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों को, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया हो या सड़क पे वो हो या अपनी मानसिकता से लड़ाई करने के लिए, हम सबको तैयार रहना चाहिए अपने संविधान, अपने देश की रक्षा के लिए। जी, अब हमारे बीच में डॉक्टर आरसी कमल साहब और फिर बाद में हमारे जगदीश सर बोलेंगे। भाई डॉक्टर आरसी कमल साहब, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आजादी के 70 साल बाद भी जी, मनवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने हमारे दलित समाज के ऊपर जितने भी जुल्म ढाए हैं, क्या हमारी सरकारें को सुनाई नहीं पड़ता है? अगर वो सुनाई नहीं पड़ता है तो हम सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि एक साथ मिलकर जुट करके एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए और अपने समाज को एकत्र कर और सड़कों पर आकर के ऐसे सामंतवादी मनवादियों के खिलाफ मुझको आगे कदम उठाना चाहिए, तभी हमारे न्याय की गुहार होगी, रक्षा होगी। ओके, बहुत सुंदर। भाई अब हमारे बीच में नौशाद त्यागी जी, जो सहारनपुर से बोल रहे हैं। भाई नौशाद त्यागी जी, आप कहने का कष्ट करें, बताइए, क्योंकि हमारा समय अब समाप्त हो गया है। 1 घंटे का डिबेट होगा। कल हम फिर नए एक मुद्दे के साथ आएंगे। जी जी जी, बताइए नौशाद त्यागी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? माइक खोल लीजिए। मैं भाई की बात से सहमत हूं और हमें सड़कों पे उतरकर आंदोलन करना चाहिए। इस सरकार की आंख तभी खुलेंगी। न्यायाधीश एक बहुत बड़ा पद होता है। अगर हमारी इस सरकार में हमारे न्यायाधीश ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता की क्या उम्मीद करेंगे? मेरा मानना यह है, सड़कों पर आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। ठीक, बहुत सही कहा। अब हमारे बीच में माननीय जगदीश सर जी, और क्योंकि अब हमारा समय इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। जी माननीय जगदीश सर जी, एक ही लाइन में कहेंगे, और वो लाइन ये है कि जब 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 ये प्रश्न उठता है कि आरक्षण कब तक, उसका जवाब यही है, जब जब ऐसी घटना हो रही है तो ये समझ लीजिए 2 पीढ़ी और आरक्षण की जरूरत है। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सभी को। आज की जनता की अदालत में आप देख रहे थे, और हम कल एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। बने रहिए, देखते रहिए आप तक टीवी न्यूज चैनल के विशेष कार्यक्रम जनता की अदालत में।